करीब 3 दशकों से दो देश आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच संघर्ष चल रहा है। 1980 से 1990 के दशक के बीच दोनों देशों के बीच हुए युद्ध में 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 10 लाख लोग विस्थापन के लिए मजबूर हुए थे। साल 1994 में दोनों देशों के बीच सीज़फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन बावजूद इसके पिछले काफ़ी समय से संघर्ष चालू है। आखिर क्या है संघर्ष की वजह? क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां किस तरह से दोनों देशों के संघर्ष को देखती हैं और भारत इसे लेकर क्या पक्ष रखता है, बताएंगे आपको ज्ञान की डिजिटल दुनिया। ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अगर आप आर्मेनिया अज़रबैजान के नक्शे को गौर से देखें तो इन दोनों देशों के बीच लेसर कॉकेशियस माउंटेन रेंज पड़ती है। कॉकेशियस के इसी इलाके में एक पहाड़ी क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख। यही वो एरिया है जो विवाद की जड़ है। अज़रबैजान इसे अपना कहता है, लेकिन 1994 के बाद से ये आर्मेनिया के अधिकार क्षेत्र में है। इस क्षेत्र को लेकर विवाद तब से है जब दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। जब आर्मेनिया और अज़रबैजान सोवियत संघ का हिस्सा थे तो इस दक्षिणी कॉकेशियस के इलाके पर सोवियत शासन लागू था, लेकिन 1980 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ तो सोवियत सरकार ने अधिकतर आर्मेनियाई आबादी वाले इस नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अज़रबैजान के हाथों में सौंप दिया। ये अज़रबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया। नागोर्नो काराबाख के लोगों को ये स्वीकार नहीं था। यहाँ की विधायिका ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। नागोर्नो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है। दशकों तक यहाँ के लोग ये इलाका आर्मेनिया को सौंपने की अपील करते रहे। इसी बीच सोवियत संघ का विघटन हो गया और नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में एक जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अज़रबैजान ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। तब से लेकर आज तक ये संघर्ष जारी है। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण ये विवाद और जटिल होता गया। यहाँ मुसलमान और ईसाई ताकतें अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं, लेकिन इसी बीच सवाल ये भी है कि आसपास की क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ इस संघर्ष को कैसे देखती हैं। ध्येय IAS में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्यापक विवेक ओझा से समझिए। कुछ ऐसे देश हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति में हैं और चाहते हैं कि तत्काल युद्ध विराम हो और डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के थ्रू इसका समाधान किया जाए, जैसे भारत और अमेरिका। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जो डायरेक्टली बैकअप करते हैं अज़रबैजान को, और उसमें शामिल हैं पाकिस्तान और टर्की खुल करके आर्मेनिया का विरोध करता है और आर्मेनिया ने भी टर्की के ऊपर कई अवसरों पर बहुत से आरोप लगाए हैं। आर्मेनिया का ये भी कहना है कि टर्की सीरिया के जो भाड़े के सैनिक हैं उनको लेकर के अज़रबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पर विवाद हैं उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम रूस की बात करें तो रूस जो है आर्मेनिया का सपोर्टर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई अवसरों पर यह देखा गया है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया से उसने डिप्लोमेटिकली अपने अच्छे रिलेशंस बना करके रखे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें कि जो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं और उनकी सहभागिता देखें तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें दिखते हैं, क्योंकि जो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख एरिया, ये एक ऑयल और गैस का कॉरिडोर है पूरा एक, और इसके ज़रिए जो पाइपलाइन है कह सकते हैं वो कैस्पियन सी से पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में एनर्जी की सप्लाई वहाँ से होती है। वैसे साल 1992 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से क्षेत्र में शांति वार्ता के प्रयास किए गए थे, लेकिन संघर्ष जारी रहा। इसी बीच अलगाववादी ताकतों ने भी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में पैर पसारे, जिनका कहना है कि वो दोनों देशों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते। इसे दबाने के लिए अज़रबैजान की ओर से प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन अलगाववादियों और विद्रोहियों को आर्मेनिया का समर्थन मिला हुआ है। वो इस तरह से कि नागोर्नो काराबाख भौगोलिक रूप से तो अज़रबैजान का हिस्सा रहा, लेकिन इस इलाके पर जिस अर्थशाख गणतंत्र की सरकार चलती है उसे आर्मेनिया का समर्थन मिला हुआ है।
और उसमें बड़ी संख्या में आर्मेनियाई जातीय लोग भी हैं। इसलिए भी दोनों पक्षों की तरफ से जातीय नरसंहार की खबरें आती रहती हैं। हाल में मिन्स्क ग्रुप की एक बैठक में लड़ाई की आलोचना की गई और कहा गया कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। लेकिन अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दवान का कहना है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब आर्मीनिया अजरबैजान के इलाके पर अपना कब्जा खत्म करे। लेकिन जब दुनिया के तमाम बड़े देश इस संघर्ष की आलोचना या समर्थन कर रहे हैं, तब भारत का इसे लेकर क्या पक्ष है? विवेक ओझा कहते हैं कि इसे ऊर्जा सुरक्षा, कश्मीर मुद्दा और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों के आलोक में देखना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो एक एनर्जी पाइपलाइन है, जो कि मुंबई के न्हावा शेवा से शुरू होकर के सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक जाता है, और उसके बीच में जो अजरबैजान यानी जो बाकू है उस एरिया से होकर के गुजरता है ये पाइपलाइन, और बाकू को दुनिया का ऑयल कैपिटल कहा जाता है। तो इस हिसाब से अजरबैजान में कोई टेंशन ना हो, आर्मेनिया में कोई टेंशन ना हो, ये भारत के लिए ज़रूरी है एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि कश्मीर मुद्दे को अगर हम देखें तो अभी अजरबैजान को जिस तरीके से टर्की और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, और टर्की ने एकदम खुलेआम कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध किया, पाकिस्तान का तो खैर विरोध रहा ही है, तो उस हिसाब से ये देखा जाए कि अजरबैजान ने टर्की के रिजोल्यूशन को जो कश्मीर के मुद्दे पर था उसका समर्थन किया था, यानी कि कश्मीर मुद्दे पर हमारे खिलाफ रहा है अजरबैजान। जो महत्वपूर्ण बात है कि आर्मेनिया जो था, इसमें आर्मेनिया ने यूनाइटेड नेशंस के एक रिजोल्यूशन के तहत भारत का समर्थन किया था जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर। तो यहाँ भारत को ये समझना होगा कि उसके लिए अजरबैजान ज़्यादा ज़रूरी है या आर्मेनिया ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना होगा कि दोनों के मध्य बैलेंस बना रहे। इसके अलावा जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो भारत प्रणेता रहा है, तो भारत ने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हमेशा करी है। तो आज जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट्स हैं या जो आर्मेनिया के एथनिक ग्रुप्स हैं जो उस डिस्प्यूटेड एरिया में जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है, उनके जो जायज़ हक हैं उसके संदर्भ में भी भारत बात करे। और अजरबैजान ने 2019 से 2022 तक के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता अभी ली है, तो वो अध्यक्ष है, और इसके चार्टर में कहा गया है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी है, उसके संदर्भ में अजरबैजान को जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्क मूल के लोग रहते हैं, और ऐसे में नाटो के सदस्य देश तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। वहीं आर्मेनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। आर्मेनिया में ईसाई धर्म मानने वाले बहुसंख्यक हैं। 1993 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा, तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मेनिया के साथ सटी अपनी सीमा को बंद कर दिया था। अगर आप भौगोलिक रूप से अजरबैजान को देखें तो इसकी सीमा आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की से लगती है। तुर्की से इसलिए कि इसका एक भाग नख्चिवां अजरबैजान के तहत एक स्वायत्त गणतंत्र है जो तुर्की और आर्मेनिया के बीच में है। साथ ही अजरबैजान का तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगता है। इसी तरह आर्मेनिया के उत्तर में जॉर्जिया, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में तुर्की और पूर्व में अजरबैजान देश है। अब आपके लिए दो आसान से सवाल। पहला, कॉकेशस रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, और दूसरा, कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों के नाम क्या क्या हैं। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। पहला, कॉकेशस रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, और दूसरा, कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों के नाम बताइए। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा जब समय मिले तो मिन्स्क ग्रुप MINSK मिन्स्क ग्रुप के बारे में सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।